Hello guys, welcome to GK Trick India, and this is Meghna. Today we are going to study about banking in India. First of all, we will study what is bank. Bank हम सुनते तो रोज़ ही हैं, पर एक्चुअली बैंक होता क्या है? It is a financial institution whose work is to accept deposit and gives loan and advances and also some other services as issuing debit cards and locker facilities etc. बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम लोगों के पैसों का डिपॉजिट लेना होता है और साथ में ही लोन प्रोवाइड करना होता है और बाकी साथ में बाकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड इशू करता है और लॉकर फैसिलिटीज़, जो भी कीमती चीज़ों को अगर हम बैंक में रखना चाहें तो वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड, इसका जो फंक्शन है, इट वर्क्स एज अ मीडिएटर बिटवीन हु डिपॉजिट्स मनी एंड हु आर इन नीड ऑफ मनी। मतलब कि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है उन लोगों के बीच जो कि अपने एक्स्ट्रा मनी को बैंक में रखना चाहते हैं और उस पर इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, और उनके बीच जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है वो बैंक से लोन लेते हैं और बैंक उनसे फिर इंटरेस्ट चार्ज करता है और वो इंटरेस्ट वो फिर उन्हें देता है जो अपने पैसों को बैंक में डिपॉजिट करते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द बैंक? बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं? तो फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस सबसे पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड साथ में ही लोन एंड एडवांसेस को प्रोवाइड करना। अब एडवांसेस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। नाउ सेकेंडरी फंक्शन, सबसे पहला एटीएम कार्ड इशू करना, दूसरा चेक इशू करना, लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और नेट बैंकिंग प्रोवाइड करना। ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो इसकी सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। उसके बाद आते हैं हम कि डिपॉजिट एक्चुअली क्या होता है। तो डिपॉजिट के बारे में बात करें तो वो जो मनी हम जाके बैंक में जमा करते हैं वो सिंपल सी बात है, वो डिपॉजिट होता है। अब डिपॉजिट के भी कुछ टाइप्स होते होंगे कि टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट की। डिमांड डिपॉजिट, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि डिमांड मतलब ये कस्टमर की डिमांड पे। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, पहला सेविंग्स अकाउंट एंड सेकेंड इज़ करेंट अकाउंट। शॉर्ट में हम इसके लिए कासा वर्ड यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? सेविंग्स अकाउंट हम जो जनरली जाके अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें डिपॉजिट जमा करते हैं, जिस पे हमें बैंक इंटरेस्ट भी देता है मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करके, वो हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है। अब सेविंग्स अकाउंट पे एक्चुअली इंटरेस्ट प्रोवाइड जो होता है वो मिनिमम होता है। जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनमें से जिस पे भी इंटरेस्ट मिलता है उनमें से सबसे मिनिमम इंटरेस्ट जो बैंक प्रोवाइड करती है वो है सेविंग्स अकाउंट पे। ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होते हैं, हम इसमें ट्रांजैक्शन जो विदड्रॉ कर सकते हैं वो लिमिटेड कर सकते हैं एक मंथ में। उसके बाद से बैंक हमारे ऊपर चार्जेस लगाने लगेगी। इसमें टाइम बाउंडेशन बिल्कुल नहीं होता, आप कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं मनी को और विदड्रॉ भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, महीने में किसी भी टाइम। आपका डेट फिक्स नहीं किया जा सकता है कि आप इस दिन के बाद करेंगे या फिर इस समय में करेंगे। अब आते हैं हम करेंट अकाउंट पे। व्हाट इज़ करेंट अकाउंट? नो इंटरेस्ट। इस अकाउंट पे, करेंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड बैंक नहीं करती है। नो लिमिट ऑन ट्रांजैक्शन, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कितने भी ट्रांजैक्शंस कर ले अगर मंथ में, तो इस पर कोई भी लिमिट नहीं है और बैंक कोई भी चार्जेस नहीं लगाती है। इसमें बाउंडेशन भी नहीं है, टाइम बाउंडेशन भी नहीं है, आप कभी भी जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, कभी विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें एक और एक्स्ट्रा खासियत होती है जो बैंक प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज़ कस्टमर को, वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं जितने आपने खर्च कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो आप अपने लिमिट के अकॉर्डिंग जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। तो
तो ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ये होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये है कि इस बैंक अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा इंटरेस्ट का नहीं होता, बट ये है कि इस पर चार्जेस नहीं लगते और आप कितनी भी ट्रांजैक्शन कर ले, दिन भर में 10 बार चले जाएँ, महीने में 100 बार भी चले जाएँ, बैंक आप पे कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाती है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, वो है हमारा टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट हमने कवर कर लिया, अब आते हैं टर्म डिपॉजिट पे। इसमें पहला होता है रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट ऐसा अकाउंट जिसमें इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा होता है। करंट अकाउंट पे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलता, तो सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है। अब ये टर्म डिपॉजिट इसका नाम है, तो मिनिमम कुछ टर्म के लिए हमें जमा करना पड़ेगा अकाउंट में। तो इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है डिपॉजिट करने का वो होता है कम से कम हमें 6 महीने तक डिपॉजिट करना पड़ेगा अकाउंट में हमारे पैसा, और मैक्सिमम हम 10 साल या उससे ज़्यादा तक कर सकते हैं। मनी शुड बी डिपॉजिटेड इन इंस्टॉलमेंट, और जो पैसे जमा होंगे हमारे अकाउंट में वो इंस्टॉलमेंट्स में जमा होते हैं। वो बैंक डिसाइड करती है कि आपको कितने का रिकरिंग अकाउंट खुलवाना है, उस हिसाब से आपका इंस्टॉलमेंट डिसाइड होता है। और अगला है कि ये फ्रेंडली होता है सैलरीड पर्सन के लिए। इट इज़ फ्रेंडली फॉर सैलरीड पर्सन। ऑब्वियस सी बात है, सैलरीड पर्सन जिनको हर मंथ उनकी सैलरी फिक्स है, तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट में अपना पैसा निकाल के बैंक में हर महीने जमा कर सकते हैं और उन्हें अच्छा खासा उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन में। दूसरा आते हैं हम फिक्स्ड डिपॉजिट पे। इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देती है बैंक। इसमें डिपॉजिट कम से कम 7 दिन तक होना चाहिए और मैक्सिमम 10 साल तक या उससे ज़्यादा तक हो सकता है। ये जो डिपॉजिट होता है ये फार्मर्स फ्रेंडली होता है, क्योंकि फार्मर के लिए फ्रेंडली कैसे होता है अब इसको समझे तो फार्मर साल में 2 या 3 बार अपनी फसल को उगाते हैं और उसकी कटाई होती है और वो फिर जाके मंडी में अपना फसल को अनाज को बेचते हैं। तो उन्हें एक बार मतलब साल में 2 या 3 बार में पैसा मिलता है इकट्ठे, तो एक मुश्त पैसे को वो जाके अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं और उस पर उनको काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो उनको फ़ायदा भी है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम राफा अकाउंट बोलते हैं। जैसे हम टर्म डिमांड डिपॉजिट को कासा बोलते हैं, इसे हम राफा बोलते हैं। अब आते हैं हम लोन्स पे और एडवांसेस पे। लोन्स सबको पता है लोन क्या होता है, किसी से भी कर्ज लेना, तो हम यहाँ पे बैंक से कर्ज लेते हैं। लोन वो मनी है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए भी ली जाती है और शॉर्ट टर्म के लिए भी ली जाती है, लेकिन एडवांसेस सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बैंक प्रोवाइड करती है ये फैसिलिटी। लॉन्ग टर्म मतलब अगर ड्यूरेशन की बात करें तो मोर देन 1 ईयर और शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर। ठीक है, अब आते हैं अगेन टाइप्स ऑफ एडवांसेस पे। लोन तो सबको पता है, लोन को के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, पर आते हैं हम एडवांसेस पे। एक्चुअली एडवांसेस क्या होता है? एडवांसेस ऐसी फैसिलिटी है, कुछ फैसिलिटीज़ जो बैंक प्रोवाइड करती है लोन की तरह, लेकिन वो काफ़ी शॉर्ट टर्म होती है। तो इसके भी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट ये किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर को बैंक प्रोवाइड करती है। इस पे लिमिट लगा के दिया जाता है और इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है ऑन द अमाउंट withdrawn. Cash credit is granted as per terms and conditions agreed with the customers. एक तरह से ये क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है। क्रेडिट कार्ड का जो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके फिर अपनी मनी को वापस लेती है। सेकेंड इज़ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट के बारे में हमने पहले ही बात किया था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है। ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को ही मिलता है। ये एक्चुअली एक गुडविल फैसिलिटी है। गुडविल फैसिलिटी मतलब कि आप अपने अकाउंट को किस तरीके से मेंटेन करके चलते हैं उस अकॉर्डिंग बैंक आपको लिमिट प्रोवाइड करती है आपके अकाउंट पे, और लिमिट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट। दैट लिमिट इज ओवरड्राफ्ट अप टू द लिमिट मनी कैन बी विथड्रॉन, और इंटरेस्ट वो आप बाद में आराम से पे कर सकते हैं। थर्ड इज बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड को एक्चुअली समझने के लिए एक केस समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम जाते हैं कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने
और जब बिल आता है तो हम अपना कार्ड या फिर कैश नहीं लेके जाते हैं। उस केस में क्या होगा कि हमें वो रेस्टोरेंट एक फैसिलिटी एक ऐसा करेगा कि हम उसको एक पेपर पे अपना अकाउंट नंबर और सारा अपना डिटेल लिख के साइन करके एक अमाउंट लिख देंगे और उसे ये कह देंगे कि आप इस डेट को जा कर के आप अपने पैसे वहाँ पे ले सकते हैं, बैंक से निकाल सकते हैं। तो वो हो गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज वो रेस्टोरेंट मालिक लेकर गया बैंक में, उसे पैसे की पहले ही ज़रूरत पड़ गई, उस जो डेट लिखा हुआ है उस बिल पे उससे पहले ज़रूरत पड़ गई, तो वो उसे जाके बैंक में बोलेगा कि मुझे पैसे चाहिए। तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक उसे पूरे पैसे ना दे के कुछ जो रेट है वो काट के और उसके पैसे उसको वापस कर देगा। मतलब उस डेट जो लिखा हुआ है बिल पे उससे पहले पैसे तो दे देगा, लेकिन वो कुछ मनी को काट लेगा और पूरे पैसे नहीं देगा उसको, और वो इससे बैंक अपना प्रॉफिट कमाएगा। इसी बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, अब आते हैं हम बैंकिंग इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल बैंकिंग जो हम PSBs की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, इनके बारे में सबको पता है। पर अब कुछ नया कंसेप्ट पे आते हैं, जैसे कि हमारा पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक का कंसेप्ट नया है। हमारा फर्स्ट पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक हमारा फर्स्ट पेमेंट बैंक है। इसकी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो कोई भी खोल सकता है, इसको लाइसेंस ले सकता है, वो है कम से कम उसके पास 100 करोड़ होने चाहिए। ये इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट बट ओनली करेंट एंड सेविंग अकाउंट, नॉट फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट। ये सिर्फ इसमें हम करेंट और सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं पेमेंट बैंक में, लेकिन फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट नहीं करवा सकते। और ये लोन फैसिलिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ ओनली 1 लाख पर कस्टमर। इसमें कोई भी कस्टमर मैक्सिमम 1 लाख तक की डिपॉजिट कर सकता है। इट प्रोवाइड्स डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे लोन की फैसिलिटी नहीं है। 25% बैंक ब्रांचेस मस्ट बी इन अनबैंक्ड रूरल एरिया। और इसमें एक कंडीशन लगाई गई है कि इनके जो ब्रांचेस खोलेंगे वो कम से कम 25% तक अनबैंक, जहाँ बैंकिंग की सुविधा नहीं है और रूरल एरिया में होना ज़रूरी है। उसके बाद फॉरेन शेयर होल्डिंग इज़ परमिटेड एज पर द रूल ऑफ FDI इन प्राइवेट बैंक्स। और फॉरेन शेयर जो FDI की लिमिट है वो फिक्स की गई है, जितनी की प्राइवेट बैंक्स में होता है, ऑलमोस्ट 74% तक। अब ये किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी इंडिया में, तो इसकी जो कमिटी थी वो थी नचिकेत मोर कमिटी। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो अब आगे बढ़े उससे पहले गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अब आते हैं हम स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। ये भी अलग टाइप की बैंक है। इट एक्सेप्ट्स बोथ डिमांड डिपॉजिट एज वेल एज टर्म डिपॉजिट। ये क्या करती है कि डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है और टर्म डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, लोन भी प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, और डिपॉजिट पे कोई लिमिट भी नहीं है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन इसका लाइसेंस, RBI किसको ये लाइसेंस दे सकती है, तो उसे ही प्रोवाइड करती है जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग में, और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इसके लिए है 200 करोड़। 25% तक ब्रांचेस रूरल एरियाज़ में होनी चाहिए, सेम एज पेमेंट बैंक्स। और FDI पॉलिसी भी बिल्कुल ही पेमेंट्स बैंक की तरह सेम है, 74%। SFBs have to lend 75% of their credit to priority sector। SFBs को 75% अपना जो लोन का पार्ट है वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। अब प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ये किसकी कमेटी पे बना था रिकमेंडेशन पे, वो है उषा थोराट कमेटी। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम प्रायोरिटी सेक्टर की। तो हमारे यहाँ 8 प्रायोरिटी सेक्टर हैं इन बैंकिंग। पहला है हाउसिंग, जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड होती है। सेकंड एजुकेशन लोन्स लेते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ इज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट। फिफ्थ इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, छोटे छोटे बिजनेसमैन को प्रोवाइड किया जाता है ये लोन। सिक्स इज़ एग्रीकल्चर लोन फार्मर को प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। एंड सेवन्थ इज़ रिन्यूएबल एनर्जी। और एट्थ इज़ अदर्स। तो ये 8 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें बैंक को
अपना क्रेडिट देना ज़रूरी होता है। ये एक्चुअली एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बनाया गया है कि ताकि बैंक सिर्फ उनको ही लोन ना दे जो कि ज़्यादा उनके पास पैसे हैं, और वो मतलब बैंक भी अपना फ़ायदा देखेगा कि सिर्फ उन्हें ही पैसे देगा जहाँ से उन्हें रिटर्न की पूरी उम्मीद हो। इन सेक्टर्स को वो हमेशा नेग्लेक्ट करेगा। इसीलिए आरबीआई को ये रूल्स बनाना पड़ा कि ये कुछ 8 प्रायोरिटी सेक्टर हैं जिनमें बैंक को अपना क्रेडिट देना ज़रूरी है। सो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हमारे साथ बने रहिए।